दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, एक सवाल बार बार मोदी के समर्थकों द्वारा ही पूछा जाता है और सवाल यह होता है कि मोदी ऐसा क्यों करते हैं। यह सवाल नहीं, यह आशंका होती है। आशंका इस बात की कि मोदी के कुछ निर्णय समझ में नहीं आते हैं। यही आशंका को लेकर उन्हीं के समर्थक यही सवाल बार बार पूछा करते हैं कि मोदी ऐसा क्यों करते हैं। क्या सवाल है इनके? मोदी जी ने अजीत पवार को साथ क्यों ले लिया? क्यों ऐसे भ्रष्ट नेताओं को साथ लेते हैं? एकनाथ शिंदे के शिवसेना के अंदर भी जिनके ऊपर ईडी की इंक्वायरी चल रही है, उनको साथ क्यों लिया जाता है? यह भी बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र में शरद पवार को भी मोदी साथ ले सकते हैं। जिस नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी ने, उसी नीतीश कुमार को साथ लेकर बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में सम्मिलित हो गई। क्यों करते हैं मोदी ऐसा? क्या मोदी इन भ्रष्ट नेताओं का साथ देना चाहते हैं? न खाऊंगा न खाने दूंगा, ऐसी बात करने वाले मोदी क्यों ऐसी हरकतें करते हैं और क्यों इन भ्रष्ट नेताओं का साथ देते हैं? अब यह सवाल पूछने के बाद कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मोदी अपनी रणनीति दुनिया के सामने उजागर करे। भाई, रणनीति होती है। रणनीति को उजागर नहीं किया जाता है, बिल्कुल उजागर नहीं किया जाता है। रणनीति को रणनीति के हिसाब से ही चलाया जाता है। अगर उसको उजागर किया जाए, उसको दुनिया के सामने रखा जाए, तो क्या होगा? उस रणनीति का कोई ना कोई तो तोड़ निकलेगा। अब इस तोड़ को नहीं निकालना है तो कुछ तो करना होगा। यही बात आज के विषय में मैं आपको समझा रहा हूं। रणनीति तो समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि अगर कोई रणनीति है और मेरे समझ में आती है तो उसको उजागर करने में कोई मतलब नहीं है। मैं इसके अर्थ निकालने की कोशिश कर रहा हूं और वही आपके सामने रख रहा हूं। बस मोदी के इन्हीं निर्णयों को समझने के लिए हमें एक मूवी का हिस्सा देखना होगा। मूवी है भूल भुलैया, जिसमें अक्षय कुमार काम करते हैं। अक्षय कुमार एक मानसोपचार तज्ञ विशेषज्ञ है, जो डॉक्टर के हिसाब से काम करते हैं, जिन्होंने बड़ा कुछ ये भी काम किया है, उसमें संशोधन भी किए हैं। और वो एक जगह के भूत को देखने के लिए आ जाते हैं। उसी गांव में, उसी शहर में एक ऐसा पागल सा आदमी रहता है जो राजपाल यादव उसकी भूमिका कर रहे हैं। और राजपाल यादव को अक्षय कुमार बताते हैं कि तुम्हें पानी से खतरा है और पानी से बच के रहना चाहिए। उसके बाद जो राजपाल यादव की मजा लेते हैं अक्षय कुमार, वह मैं आपको बताने से ज्यादा उसको दिखाना पसंद करूंगा। देख लीजिए। खतरा है तुम्हें पानी से, ठीक है? पानी से बच के रहो। जाओ, धन्यवाद। जाओ जाओ जाओ। पानी पानी। देखा, पानी कहते कहते कैसे कूद पड़ते हैं राजपाल यादव। पानी कह दिया कूद गए, पानी कह दिया कूद गए, क्योंकि उसे पानी से बचना होता है। जरा इसी फिल्म को देखकर मुझे मोदी की रणनीति के बारे में कुछ ना कुछ याद आ रहा है। वो क्या है, वही आपको मैं बता रहा हूं। देखिए, होता ऐसे है कि जब भी किसी आदमी को या व्यक्ति को या संस्था को या पार्टी को नियंत्रित करना होता है, तो उसके करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हमारा देश संविधान के अनुसार चलता है। संविधान में या कानून में जो कुछ होता है उसी के हिसाब से कार्रवाई होती है। अगर कोई नेता भ्रष्टाचार करते हुए देखा जाता है, पाया जाता है, पकड़ा जाता है, तो उसे उठा के जेल में नहीं डाला करते। तुरंत सजा दे दो सजा, इसने किया है दे दो सजा, 10 साल अंदर, 15 साल अंदर, ऐसे नहीं होता है। पहले तो उसके भ्रष्टाचार को समझ लेना होता है, पुलिस स्टेशन में कार्रवाई करनी होती है, ईडी द्वारा कार्रवाई करनी होती है, सीबीआई द्वारा या इनकम टैक्स द्वारा कार्रवाई करनी होती है। और उसके बाद वो केस बनता है, उसकी छानबीन होती है, उसको अरेस्ट किया तो भी कुछ दिन के लिए पीसीआर मिलता है, एमसीआर मिलता है, बेल पाना आरोपी का अधिकार होता है, वो बेल ले लेता है, छूट जाता है, फिर केस लंबा चलता है कोर्ट में, फिर कोर्ट सजा देती है, उसको भी ऊपरी अदालत में हम चैलेंज कर सकते हैं। और ये सारी बातें करते करते बड़ा वक्त निकल जाता है। इसके दौरान जिसको पकड़ा गया है उसको एक लंबा समय मिल जाता है अपने कर्मों को ढांकने के लिए, छिपाने के लिए बहुत लंबा समय मिल जाता है। और इसी समय में जो सरकार उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है
उसी सरकार के ऊपर जनमत तैयार करने के लिए, षड्यंत्र रचने के लिए उसके पास अच्छा खासा समय हो जाता है। जरा देख लीजिएगा, आपको याद दिला दूं मैं, देश में जैसे ही भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई, वैसे ही कई जगह अशांतता हो गई या सामाजिक आंदोलन होने लगे। आप जरा देखिए, ठीक से समझ लीजिए स्थिति को। मणिपुर में हिंसाचार होने लगा, महाराष्ट्र में आरक्षण का आंदोलन छिड़ने लगा, एक अकेली जाति का नहीं, मराठा आरक्षण का आंदोलन भी छिड़ा, ओबीसी का आंदोलन भी छिड़ा, धनगर समाज भी अपने आरक्षण के लिए मैदान में कूद पड़ा। वैसे ही कई आंदोलन कई जगह चल रहे हैं, भिन्न भिन्न सामाजिक विषयों पर आंदोलन चल रहे हैं। किसानों का आंदोलन चला, उसके बाद खिलाड़ियों का आंदोलन चला, उसके बाद सीएए एनआरसी पर आंदोलन चला। ये कितने आंदोलन देश में हो, जरा देख लीजिए। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब में रोका गया। मतलब जैसे ही आंदोलन जीवियों को पता चल जाता है कि अपने ही नेता के खिलाफ कुछ कार्रवाई हो रही है, वो एक्टिव हो जाते हैं और देश में एक अशांतता का माहौल पैदा हो जाता है। अभी इसी माहौल को रोकने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आ जाती है और सरकार का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है इन आंदोलनों की तरफ। ये असामाजिक तत्व अगर आंदोलन के जरिए देश में अशांतता फैलाना चाहते हैं तो इनको रोकने की आवश्यकता होती है। मतलब केवल कार्रवाई नहीं, इनको चांस भी ना मिले कि ये कुछ आंदोलन करके देश को धोखा पहुंचाए, तो इसके लिए कुछ करना जरूरी होता है। ये होती है रणनीतियां। मैं आपको रणनीति समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो होता क्या है कि इनके अपहारों को, भ्रष्टाचारों को पहले ध्यान में लाया जाता है कि इन्होंने किया है, फिर कार्रवाई का शिकंजा कसा जाता है। कभी ईडी, कभी सीबीआई, तो कभी इनकम टैक्स, तो कभी अन्य यंत्रणाओं द्वारा इनके भ्रष्टाचारों की इंक्वायरी होती है, दुनिया के सामने लाया जाता है और कहा जाता है कि अब आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और यही कार्रवाई करने के लिए जब यंत्रणाएं सुसज्ज हो जाती है, इनको कईयों को इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है, कईयों को गिरफ्तार किया जाता है, 100 दिन तक जेल में डाला जाता है, फिर जमानत मिल जाती है। ये किस बात का प्रतीक है? सीधी बात बता देता हूं, जब मैं कई शिविरों में जाया करता था संघ के, तो एक मेरे बचपन में एक राजूर गांव है, अहमदपुर जिसे कहा जाता है, उस वहां एक हेमंत शिविर हुआ करता था। उस शिविर में मैं गया था। वहां पे मेरे ही गांव के 2 बच्चे थे जिनके एक दूसरे में वो हमेशा खिंचातानी होती रहती थी, मजा लेते रहते थे, बचपन का वो झगड़ा होता था। तो एक दिन ऐसा आया कि वो बच्चा स्नान करके आया, सुनील नाम का बच्चा था, स्नान करके आया। तो उस वक्त के जमाने में तो अंडरवेयर नहीं हुआ करते थे, सीधा चड्डी ही पहनना, बच्चों को कहां अंडरवेयर मिलते थे। अब आ गया है, 6-7 साल के बच्चों को भी अंडरवेयर आ गया, और तो उस जमाने में नहीं होते थे। सीधा चड्डी पहन लो, बटन लगा लो, निकल जाओ। तो टॉवेल पहन के वो चड्डी पहनने के लिए अपने तंबू में आया, और जैसे ही आया एक नटखट बच्चे ने उसके टॉवेल को हाथ लगा दिया। अब ये समझ गया कि ये अपना टॉवेल खींचने वाले हैं, अपना टॉवेल खींच लिया तो हम नंगा हो जाएंगे। वो बड़ी शिद्दत से प्रयत्न कर रहा था कि टॉवेल ना खींचा जाए, मैं नंगा ना हो जाऊं। कुछ देर तक उसने टॉवेल को बचाए रखा, लेकिन खींचने वाले बच्चे का बल बहुत ज्यादा था। उसने आखिरकार टॉवेल के एक छोर को पकड़ ही लिया और उसको खींचने लगा। जैसे ही जिस सुनील के टॉवेल को खींचा जा रहा था उसको पता चला कि अब अपना टॉवेल खींचा जाने वाला है, उसने टेंट को खोल दिया और वो बाहर आ गया, पूरा नंगा होकर बाहर आ गया और बोला, देख लो क्या देखना है। अब जैसे ही टॉवेल खींचा गया वो नंगा हो गया, देख लो क्या देखना है बोलने लगा। तो खेमे के अंदर के ही 2-4 लड़के अपना अपना टॉवेल लेके उसके पीछे गए और बोले, अब टॉवेल पहन ले भाई, कोई नहीं निकालेगा, नंगा हो गया, नंगे से खुदा डरे। वैसे ही होता है, खींच लिया उसका टॉवेल। बिल्कुल यह किस्सा याद रखिएगा, अगर व्यक्ति को नंगा करना है तो उसको सिर्फ डर दिखाओ, हम नंगा कर सकते हैं। वो टॉवेल को बचाने में ही लग जाता है। जैसे अक्षय कुमार कहता है ना, पानी, और वो कूद पड़ता है। वैसे सिर्फ नंगा होने का डर जिन्हें है उन्हें इतना बता दो, टॉवेल,
वो अपने टॉवेल को बचाने में लग जाते हैं। जो भ्रष्टाचारी है, जो सिर्फ टॉवेल पर खड़े हैं, टॉवेल खींचते हैं, उनके भ्रष्टाचार का कपड़ा निकल जाएगा और वो नंगे हो जाएंगे, दुनिया के सामने नंगे आ जाएंगे। जैसे ही टॉवेल ऐसा बोल दिया तो वो अपने सारे भ्रष्ट हाथों को इकट्ठा करके अपना टॉवेल बचाने में लग जाते हैं। अब वो ना तो भ्रष्टाचार कर सकते हैं और ना अपने भ्रष्टाचार को बचाया जाए, इसलिए सरकार या व्यवस्था के खिलाफ जा सकते हैं। ऐसे भ्रष्ट नेताओं को या भ्रष्ट लोगों को अपना अपना टॉवेल बचाने में ही उलझा कर रखना आवश्यक हो जाता है और यही उलझाने की कोशिश हो रही है। देखो, जितने भी भ्रष्ट नेताओं को पकड़ा गया है वह अपना अपना टॉवेल निकाल कर उलझाने में लगे, कोई ना निकाले इसी चिंता में उलझ गए हैं और वही वो अभी सरकार, मोदी या देश के अच्छे कामों में अपनी टांग नहीं अड़ाते हैं। तो आई रणनीति समझ में। ऐसा क्यों किया जाता है? इसीलिए किया जाता है कि किसी भी तरह से यह लोग अपने उपद्रवी ताकतों को शांत रख सके और अपना मार्ग सुकर हो सके, क्योंकि ऐसे मार्ग सुकर करना आवश्यक हो जाता है। भगवान राम की एक कथा मैं आपको जाते जाते सुना देता हूं। भगवान राम को वनवास हुआ और दंडकारण्य में आए और दंडकारण्य में आते ही वनदेवी ने उन्हें कहा, स्वागत है प्रभु जी आपका, मेरे वन में स्वागत है, आप यहां पधारे, मेरा सौभाग्य है, आप ही बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं। प्रभु राम ने कहा, वनदेवी मैं वनवास के लिए आया हूं, सेवा लेने के लिए नहीं। बोली, कुछ तो की आज्ञा कीजिए प्रभु, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो प्रभु राम कहते हैं, वनदेवी अगर कुछ कर सको तो एक काम करो, मैं जिस रास्ते से आया वह मार्ग कांटों से भरा हुआ था, हो सके तो उन कांटों को हटा दो। वनदेवी ने कहा, जी जो आज्ञा प्रभु, लेकिन मुझे एक बात मन में सता रही है, आप उन कांटों को क्यों हटाना चाहते हैं जिसके ऊपर से आप आए हैं? अब तो आपको वो कांटे चुभने वाले नहीं हैं, आगे के कांटे बोल देते प्रभु। प्रभु बोले, ऐसा नहीं है वनदेवी, मुझे यह पूरा पता है कि मेरा भाई भरत मुझे ढूंढते ढूंढते वन में आएगा। जो कांटे मेरे पैर में चुभे हैं वो मेरे भाई के पैर में नहीं चुभने चाहिए, मैं उन कांटों को इसलिए दूर करना चाहता हूं। कितनी सुंदर बात कह दी थी प्रभु ने। वो अपने भाई के मार्ग के, अपने प्रजाजन के मार्ग के कांटों को दूर करना चाहते थे। यह जो लोगों को साथ लेकर उनको चुप कराया जा रहा है, यह प्रभु राम के मार्गदर्शन पर ही चल रहे हैं। अपने ही लोगों को, देश को परम वैभव की तरफ ले जाने वाला जो मार्ग है, उसी के मार्ग के कांटे दूर करने की यह कोशिश है। इन कोशिशों को हम आशंका भरी नजरों से नहीं देखें, यही उनके मार्ग को सुकर करने का एक सर्वोत्तम तरीका है। नमस्ते।